तो अभी नेक्स्ट टॉपिक इज कोलिजन। तो अभी कोलिजन क्या होता है फिजिक्स में, व्हाट इज कोलिजन इन फिजिक्स। तो अभी कोलिजन का मतलब होता है जैसे कोई टक्कर होना, टकराना किसी का आपस में, ऑब्जेक्ट्स का आपस में टकराना, सो दैट इज नोन एज कोलिजन। तो इन फिजिक्स द मीनिंग ऑफ कोलिजन इज दैट so it is basically an event. It is an event in which two or more particles, दो या दो से ज्यादा पार्टिकल भी हो सकते हैं, in which two or more particles come closer, interact, यानी कोई उनमें आपस में कोई फोर्स लगता है, so the particles come closer, interact, and finally move away, such that their velocities change either in magnitude or direction or in both, such that their velocities change either in magnitude or in direction or in both. So that is known as a collision. ठीक है भी। जैसे मान लो कोई दो बॉडीज है, मान लो जैसे एक किसी स्पीड u1 से आ रही है, दूसरी किसी स्पीड u2 से जा रही है, इनमें आपस में कोलिजन हो गया। तो आफ्टर कोलिजन मान लो फिर एक बॉडी इस तरफ जा रही है, दूसरी बॉडी इस तरफ जा रही है, वेलोसिटीज v1 v2 से, सो दैट इज नोन एज कोलिजन। ठीक है भी। यानी जब कोलिजन होता है तो उनमें आपस में एक तरह का फोर्स लगता है। जैसे मान लो जब ये बॉडी टकराएगी इसके साथ, ऐसे मान लो कोलिजन हुआ, सपोज दिस इज फर्स्ट बॉडी एंड दिस इज सेकंड बॉडी ए एंड बी। तो ड्यूरिंग द कोलिजन ए ने बी पे फोर्स लगाया, बी ने ए पे फोर्स लगाया। मान लो ये बॉडी ए और ये बी, तो मान लो ए ने बी पे फोर्स लगाया कुछ, बी ने ए पे कुछ फोर्स लगाया, तो इन्हीं फोर्सेस की वजह से इनकी वेलोसिटी चेंज होती है। ठीक है, बिकॉज द बॉडीज इंटरेक्ट, they apply forces on each other, so due to which their velocities change, so that is known as collision. अच्छा, अभी इसके अलावा कोलिजन होने के लिए एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट हो, दैट इज नॉट नेसेसरी। फॉर कोलिजन actual physical contact may not be necessary. Is not necessary. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये दो बॉडीज हैं अगेन, ए और बी, और दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है भी मान लो, एंड सपोज ए इज कमिंग टूवर्ड्स बी। अभी ए काफी दूर है बी से, लेकिन जब ए बी के पास आएगी, अब क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव, एंड यू नो दैट लाइक चार्जेस
रिपेल ईच अदर। तो जब बॉडी ए बी के क्लोज आएगी तो इनमें आपस में रिपल्शन का फोर्स लगेगा भी, ठीक है। मतलब हो सकता है कि ए और बी आपस में एक्चुअली फिजिकली कांटेक्ट में ना आए, बट बिकॉज ऑफ बोथ हैविंग पॉजिटिव चार्ज तो इनमें आपस में रिपल्शन का फोर्स लगेगा, कुलम्ब्स लॉ जो होता है भी। तो फिर इन फोर्सेस की वजह से भी क्या होगा, इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो मान लो ए पहले ऐसे आ रही थी, हो सकता है बिकॉज ऑफ द रिपल्शन ए का पाथ कुछ ऐसे हो जाए और बी भी मूव करना स्टार्ट कर दे इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ बॉडीज में, बट जब बॉडी ए और बी आपस में क्लोज आए तो उनमें एक तरह का फोर्स लगा भी, तो इस प्रोसेस को भी हम कोलिजन कह सकते हैं। तो कोलिजन के लिए बॉडीज एक्चुअली कांटेक्ट में आए ये जरूरी नहीं होता, ठीक है भी। अब ये बात समझाई सभी को भी? यस सर। हम्म। अच्छा, जब कोलिजन होता है तो क्या होता है, देखो हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो जैसे दो बॉल्स हैं भी, मान लो एक की स्पीड u1 है, दूसरे की स्पीड u2 है, एंड सपोज u1 इज ग्रेटर देन u2। तो क्योंकि u1 ज्यादा है भी u2 से, तो कभी ना कभी टकरा जाएगी इसके साथ। तो मान लो इनमें कोलिजन हो गया, और जब कोलिजन खत्म हुआ तो फाइनली आफ्टर द कोलिजन इज ओवर, मान लो फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी v1 हो जाती है और सेकंड बॉडी की v2 हो जाती है। मतलब ये फर्स्ट बॉडी, ये सेकंड बॉडी। तो आफ्टर कोलिजन b आगे निकल जाएगी, यानी आफ्टर कोलिजन v2 विल बी ग्रेटर देन v1, ठीक है। तो कोलिजन से पहले a की वेलोसिटी ज्यादा है b से, और कोलिजन के बाद b की वेलोसिटी ज्यादा होगी a से। और जब कोलिजन हो रहा था, मान लो ये वो टाइम है जब कोलिजन हो रहा था, तो कुछ ना कुछ टाइम के लिए ए और बी आपस में कांटेक्ट में थी। दैट टाइम मे बी वेरी स्मॉल, मान लो वो टाइम dt के लिए आपस में कांटेक्ट में थी ए और बी। तो बिफोर कोलिजन ए की वेलोसिटी ज्यादा है बी, और आफ्टर कोलिजन बी की वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो बीच में एक मोमेंट ऐसा भी आएगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई होगी कुछ ना कुछ। जब कोलिजन हो रहा होगा, बेसिकली जब कोलिजन हो रहा होगा तो ए पे फोर्स ऐसे लग रहा होगा बी से, और बी पे फोर्स ऐसे लग रहा होगा ए से, ठीक है भी। तो ए की वेलोसिटी कम हो रही होगी क्योंकि ए पे जो फोर्स लग रहा है वो ए की वेलोसिटी के अपोजिट है, और बी की वेलोसिटी बढ़ रही होगी क्योंकि बी पे जो फोर्स लग रहा है वो बी की वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। तो अभी बीच में एक टाइम ऐसा भी आएगा ना कि जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई होगी, उसके बाद फिर बी की वेलोसिटी ज्यादा होगी और ए की वेलोसिटी और कम होगी उसके बाद, ठीक है भी। तो बीच में एक टाइम ऐसा भी आएगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई होगी, ठीक है भी। अच्छा, जब कोलिजन होता है अभी तो बॉडीज यहाँ पे हल्की सी डिफॉर्म हो जाती है इस टाइप से। जैसे मान लो ये बॉल ए और बी है, जैसे मान लो ये ए और ये बी। तो जब कोलिजन होता है अभी तो ये बॉडीज यहाँ पे हल्की सी डिफॉर्म हो जाती है इस टाइप से, मतलब इस टाइप से। वो हमें पता नहीं चलता क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए कोलिजन होता है, और डिफॉर्मेशन भी हो सकता है काफी कम हो, बट ड्यूरिंग द कोलिजन द बॉडीज गेट डिफॉर्म।
तो बॉडीज गेट डिफॉर्म। तो बेसिकली जब बॉडीज डिफॉर्म होती हैं तो अपने अंदर वो पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर लेती हैं अभी। When bodies are deformed, they store potential energy within themselves। जैसे भी एग्जांपल स्प्रिंग हमने लिया था, अगर हम स्प्रिंग को उसकी नॉर्मल लेंथ से डिफॉर्म करें, यानी स्प्रिंग को हम एक्सटेंड करें या कंप्रेस करें, तो क्या होता है अभी? तो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो व्हेन वी स्ट्रेच द स्प्रिंग, व्हेन वी कंप्रेस द स्प्रिंग, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? वी आर डिफॉर्मिंग द स्प्रिंग। तो जब भी किसी बॉडी को डिफॉर्म करेंगे तो वो बॉडी अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर लेती है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे भी होगा भी। तो जब बॉडीज डिफॉर्म हो रही होंगी फॉर स्मॉल टाइम dt, तो बॉडीज अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर लेती हैं एट द कॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है बॉडीज की, वो यहाँ से कम हो जाती है। और वो कहाँ चली जाती है काइनेटिक एनर्जी? वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। और फिर जो बॉडी रिफॉर्म होती है, रिफॉर्म का मतलब है जब दोबारा अपनी वापस उसी शेप में आती है, तो फिर से वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है भी। तो व्हेन बॉडीज आर डिफॉर्म्ड दे स्टोर पोटेंशियल एनर्जी विद इन देमसेल्व्स एंड व्हेन दे आर रिफॉर्म्ड, रिफॉर्म का मतलब वापस अपनी उसी शेप में आती है, एंड व्हेन दे आर रिफॉर्म्ड देन again that potential energy converts back into kinetic energy। तो फिर जो लॉस हुआ था काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में, तो वो पोटेंशियल एनर्जी दोबारा से फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये भी हो सकता है कि जो केई में लॉस हुआ था वो सारा का सारा लॉस वापस आ जाए और फाइनल केई जो है, फाइनल केई इनिशियल केई के इक्वल हो जाए। ये भी हो सकता है भी। या फिर ये भी हो सकता है कि जो फाइनल केई है वो इनिशियल केई के इक्वल ना हो, यानी कि पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी वापस केई में कन्वर्ट ना हो, थोड़ी बहुत कन्वर्ट हो जाए, थोड़ी बहुत ना कन्वर्ट हो। तो ये भी हो सकता है भी। तो फिर उस केस में क्या होगा? उस केस में फिर जो फाइनल केई है वो इनिशियल केई से कम हो जाएगी। या फिर ये हो सकता है कि बिल्कुल भी ना कन्वर्ट हो पोटेंशियल एनर्जी वापस केई में, और वो सारी हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाए। तो ये भी हो सकता है भी। तो अकॉर्डिंगली वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ कोलिजन्स। तो on this basis we can have three types of collisions। तो फर्स्ट है भी इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन वो होगा कि जिसमें जो फाइनल केई है वो इनिशियल केई के इक्वल हो जाए, यानी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी वापस केई में कन्वर्ट हो जाए, एंड फाइनल केई इज इक्वल टू इनिशियल केई, और इसमें एनर्जी का कोई लॉस ना हो। तो नो लॉस ऑफ एनर्जी in the form of heat और साउंड एटसेट्रा। मतलब कोलिजन में कोई आवाज भी ना हो,
कोई हीट भी प्रोड्यूस ना हो, और जो के फाइनल है वो इनिशियल के इक्वल हो जाए, तो दैट इज नोन एज इलास्टिक कोलिजन। ठीक है जी। लेकिन अगर मान लो थोड़ी बहुत एनर्जी लॉस हो जाए, थोड़ी बहुत एनर्जी वापस मिल जाए, तो फिर उसको बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन। तो फिर इसमें क्या होगा भी, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी पार्शियली कन्वर्ट्स इनटू के and partially lost in the form of heat, etc. मतलब हीट में, साउंड में इस तरह से वेस्ट हो जाएगी कुछ एनर्जी, यानी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी वापस के में कन्वर्ट ना हो, तो फिर इस केस में क्या होगा, के फाइनल विल बी लेस देन के इनिशियल। तो फ्री हो जाएगा भी इनइलास्टिक कोलिजन। और थर्ड है भी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इसमें ये होता है कि बॉडीज बिल्कुल भी रिफॉर्म नहीं होती, जिस तरह से डिफॉर्म हो गई तो वैसे की वैसी रहेंगी, तो बॉडीज डू नॉट रिफॉर्म एट ऑल। तो हेयर बॉडीज डू नॉट रिफॉर्म एट ऑल। तो फिर यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी एनर्जी, उसका कोई भी पार्ट वापस के में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है। तो नो पार्ट ऑफ पीई कन्वर्ट्स बैक इनटू के, and whole of that part is lost in the form of heat, and whole of that part, यानी जो भी के पी में कन्वर्ट हुई थी वो सारी की सारी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, उसका कोई भी पार्ट वापस के में कन्वर्ट नहीं होगा, and whole of that part converts into heat, sound, etc. तो ये होता है अभी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो इसमें बॉडीज बिल्कुल भी रिफॉर्म नहीं करेंगी, जिस तरह से एक बार डिफॉर्म कर दिया हमने उनको, तो वो वैसे ही डिफॉर्म रह जाएंगी। ठीक है। तो अगर मान लो बॉडीज बिल्कुल भी रिफॉर्म नहीं होती हैं, तो फिर आफ्टर कोलिजन बॉडीज इकट्ठी चलेंगी भी, यानी V1 और V2 सेम हो जाएगा। तो आफ्टर कोलिजन बॉडीज विल मूव टुगेदर। तो हेयर आफ्टर कोलिजन bodies move together। तो ये कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज इकट्ठी चलेंगी, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, यानी V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा। तो व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन? कोई देखो, कोई भी कोलिजन इलास्टिक तो नहीं होता, परफेक्टली इलास्टिक तो कोई नहीं होता, हल्का फुल्का लॉस तो होता ही है हर कोलिजन में, साउंड की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। तो नो कोलिजन इज प्रैक्टिकली इलास्टिक कोलिजन, बट परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो सकता है भी। एग्जांपल इसका कोई जैसे
सर मूविंग मैग्नेट्स। मूविंग मैग्नेट कैसे? सर दोनों अट्रैक्ट करेंगे, एक आगे जा रहा है एक पीछे, दोनों अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को, पीछे वाला आगे की तरफ भागेगा। हम्म मतलब आफ्टर कोलिजन दे विल स्टिक टुगेदर एंड मूव एज ए सिंगल बॉडी। हम्म या मान लो हम एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, मान लो जैसे कोई एक कार खड़ी हुई है, अभी कार किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे कोई कार खड़ी हुई है, और एक मैन इधर से भागता हुआ आ रहा है, और इस पे जंप कर जाता है, अभी कार के ऊपर जंप कर जाता है मान लो, एंड आफ्टर द मैन जंप्स ऑन द कार, बोथ मूव टुगेदर। उसके बाद मान लो दोनों इकट्ठे मूव करते हैं। तो एक तरह से क्या हुआ अभी कि दोनों बॉडीज यानी मैन और कार, और दोनों इकट्ठे जा रहे हैं सेम वेलोसिटी से। सो दिस इज अ काइंड ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है भी। या फिर मान लो हम किसी वॉल पे अगर मड फेंकते हैं, तो मड स्टिक्स ऑन दी वॉल। ठीक है, हमने किसी वॉल पे मड फेंका मान लो, तो आफ्टर कोलिजन मड स्टिक्स ऑन दी वॉल। सो दिस इज आल्सो ए काइंड ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है भी। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है भी, आफ्टर कोलिजन बॉडीज आपस में स्टिक कर जाती हैं, यानी आपस में चिपक जाती हैं। चिपक के या तो दोनों बॉडी रेस्ट पे आ जाएंगी, या फिर दोनों बॉडीज इकट्ठी मूव करेंगी। ठीक है। तो फिर इस तरह के कोलिजन में जो के का लॉस होगा वो मैक्सिमम लॉस होगा। देखो लॉस यहाँ पे भी होता है इन इलास्टिक कोलिजन में, बट मैक्सिमम लॉस विल अकर व्हेन द कोलिजन इज परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है। तो हेयर मैक्सिमम लॉस इन के अकर्स, और कंप्लीट लॉस भी हो सकता है भी, और कंप्लीट लॉस इन के में आल्सो टेक प्लेस। अगर मान लो चिपक के दोनों बॉडीज रेस्ट पे आ जाएं, तो फाइनल के जीरो हो जाएगी, और जो भी शुरू में के थी वो सारी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हेयर मैक्सिमम लॉस इन के अकर्स, और कंप्लीट लॉस इन के में आल्सो अकर। हाँ जी, तो ये बात समझ आ गई भी यहाँ तक। तो इस तरीके से भी कोलिजन तीन तरह का होता है, इलास्टिक, इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक। तो इन तीनों में क्या फर्क है भी, ये समझ आ गया आपको? अगर कोलिजन इलास्टिक है तो फाइनल के ई विल बी इक्वल टू इनिशियल के ई। इन इलास्टिक है तो फाइनल के ई थोड़ी कम होगी इनिशियल के ई से, और परफेक्टली इन इलास्टिक है तो यहाँ पे भी फाइनल के ई कम होगी इनिशियल से, और यहाँ पे मैक्सिमम लॉस होगा के ई का। ठीक है भी। अच्छा, अभी इसके अलावा किसी भी तरह का कोलिजन जो होगा उसमें जो बॉडीज आपस में टकराती हैं, तो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं। अगर हम उन दोनों बॉडीज को एक सिस्टम मान लें, तो फिर वो दो बॉडीज आपस में जो भी फोर्स लगाएंगी वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा आपस में। और अगर मान लो बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा हो, तो फिर हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। ठीक है भी। तो इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन, चाहे वो इलास्टिक हो, चाहे इन इलास्टिक हो, परफेक्टली इन इलास्टिक हो, जैसा मर्जी कोलिजन हो, इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। if
no external force acts. If no external force acts on system, उन बॉडीज में आपस में जो फोर्स लगेगा वो तो इंटरनल फोर्स होगा भी, और इंटरनल फोर्स से आपको पता है कि पूरे सिस्टम के मोमेंटम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिविजुअल बॉडी का मोमेंटम चेंज हो सकता है इंटरनल फोर्सेस से, बट पूरे सिस्टम के मोमेंटम पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है भी। तो अगर मान लो बाहर से कोई फोर्स ना लगे कोई भी, तो फिर हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। ठीक है भी। या अगर मान लो फोर्स लग भी रहा है बाहर से कोई, जैसे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है या कोई और फोर्स लग रहा है, तो जो कोलिजन का टाइम है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो कोई अगर थोड़ा बहुत फोर्स लग भी रहा होगा, तो बिकॉज टाइम ऑफ कोलिजन इज वेरी स्मॉल, एंड फॉर दैट स्मॉल टाइम वी कैन इग्नोर द इफेक्ट ऑफ दैट फोर्स। ठीक है जी। अगर फोर्स की वैल्यू ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत फोर्स लग भी रहा है अगर, तो इफेक्ट ऑफ दैट फोर्स कैन बी नेग्लेक्टेड बिकॉज द टाइम ऑफ कोलिजन इज वेरी स्मॉल। तो if there are forces like gravity, etc., then their effect can be neglected. And then their effect can be neglected because time of collision is very small. Because time of collision is very small. So their effect can be neglected, and conservation of momentum can be applied. ठीक है भी। तो ये है बेसिक इसका भी कोलिजन का। अब इसमें स्पेशल केस लेते हैं, कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब दो तरह के कोलिजन पढ़ेंगे भी हम, collision in one dimension and collision in two dimensions. So first we take collision in one dimension. As a collision in one dimension. इसको हम हेड ऑन कोलिजन भी कह सकते हैं भी, हेड ऑन कोलिजन यानी बिल्कुल आमने सामने की टक्कर। So in this kind of collision the bodies move along the same straight line. In this type of collision the bodies move along same straight line before and after collision. मतलब कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद भी वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे मूव करती रहती हैं, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो जैसे मान लो भी ये दो बॉडीज है मासेज m1 m2 की,
Suppose m1 is moving with velocity u1 and m2 with u2, and suppose u1 is greater than u2, तभी कोलिजन होने के लिए फिर u1 की वैल्यू u2 से बड़ी होनी चाहिए, तभी कोलिजन हो पाएगा। तो जो u1 माइनस u2 है भी, तो ये होगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू m2, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब किस वेलोसिटी से वो अप्रोच कर रही है एक दूसरे को बिफोर कोलिजन, तो दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब मान लो इनमें कोलिजन हो जाता है भी, एंड आफ्टर द कोलिजन इज ओवर, सपोज m1 की वेलोसिटी v1 हो जाती है और m2 की v2 हो जाती है, सो दे आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन। मतलब ऐसा नहीं है कि कोलिजन के बाद m1 इस तरफ चला गया, m2 इस तरफ चला गया, ऐसा नहीं हुआ अभी। सो दे आर कंटिन्यूइंग टू मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, तो फिर दैट इज नोन एज कोलिजन इन वन डायमेंशन और हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, तो फिर हमने भी v1 और v2 की वैल्यू बतानी है क्या होगी कोलिजन के बाद। हमें u1 u2 पता है, हमें मासेस पता है m1 m2, तो व्हाट आर द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन, यानी v1 और v2 की वैल्यू क्या होंगी, तो ये हमने बताना है। ठीक है भी, अच्छा भी आफ्टर कोलिजन देखो m2 आगे है m1 से, तो दैट मीन्स v2 विल बी ग्रेटर देन v1। तो आफ्टर कोलिजन द बॉडीज आर सेपरेटिंग, बिफोर कोलिजन बॉडीज विल अप्रोच एंड आफ्टर कोलिजन बॉडीज विल सेपरेट। तो फिर जो v2 माइनस v1 है भी, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है भी, इनका जो रेशियो होता है भी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी E, दैट इज v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो E को बोलते हैं भी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, या कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस भी लिखा होता है कई जगह पे। So that is ratio of relative velocity of separation upon relative velocity of approach। और जो E की वैल्यू होती है भी, E की वैल्यू 1 होती है इलास्टिक कोलिजन के लिए, और 0 होती है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए, और बाकी किसी और कोलिजन के लिए E की वैल्यू 0 से 1 के बीच होती है, फॉर सिंपली इन इलास्टिक कोलिजन। यानी E की वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई करती है, 1 से बड़े नहीं होती और 0 से छोटी नहीं होती। ठीक है भी, तो अभी एक ही क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, मान लो हमें E की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, तो एक ही क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगी, v2 माइनस v1 इक्वल टू E u1 माइनस E u2।
तो अभी हमारे पास दो अननोन है, V1 और V2, और हमें दो इक्वेशन चाहिए। सो दिस इज वन इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन क्या हो सकती है अभी? हाँ जी, सेकंड इक्वेशन क्या हो सकती है? सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? वो कैसे लगाओगे यहाँ पे? सॉरी सर, मोमेंटम। मोमेंटम, हाँ ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन आ जाएगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, या लीनियर मोमेंटम ही बोल देते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो COLM भी बोल देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, COLM, ठीक है भी। यानी फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। तो अभी फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2, और इनिशियल होगा m1u1 प्लस m2u2। सो दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके भी हम V1 और V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व। जो फर्स्ट इक्वेशन है भी, यहाँ से V2 की वैल्यू आ जाएगी, अगर V1 को उस तरफ ले जाओ तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर V2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो भी, ये वाली। तो V2 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, यानी M2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा ये। तो ये आएगा M2V1 प्लस EM2U1 माइनस EM2U2 इक्वल टू M1U1 प्लस M2U2। अब ये U1 U2 वाली टर्म दोनों उस तरफ ले जाओ, ये दोनों टर्म उस तरफ ले जाओ। इन दोनों में से V1 कॉमन आ जाएगा, अभी तो अंदर क्या बचेगा? तो ये आएगा M1 प्लस M2 इंटू V1। इन दोनों में से U1 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा M1 माइनस EM2। और इन दोनों में से U2 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा अभी M2 भी कॉमन आ जाएगा, तो E प्लस 1 बचेगा। ठीक है। और फिर M1 प्लस M2 को भी नीचे ले आओगे, तो यहाँ से V1 की वैल्यू आ जाएगी तो ये V1 की वैल्यू आ जाएगी। अभी समझ आ गई यहाँ तक? तो वैसे ही आप V2 भी निकाल सकते हो। V2 कैसे निकालोगे? तो सेम तरीके से V2 निकाल सकते हो भी। तो V2 निकालने के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि अगर यहाँ पे V2 की बजाय अगर यहाँ पे V1 की वैल्यू पुट कर दी होती, मतलब फर्स्ट इक्वेशन से V1 निकाल लो और फिर V1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में, फिर सॉल्व करके V2 आ जाएगा। और जो V2 की वैल्यू आएगी वो ये वैल्यू आएगी भी।
तो V2 की वैल्यू आएगी M2 माइनस EM1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस E प्लस 1 M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये वैल्यू V2 की आएगी। तो बेसिकली V1 को देख के भी हम V2 निकाल सकते हैं। अभी जस्ट इनको इंटरचेंज कर दो, M1 की जगह पे M2 रख दो, M2 की जगह पे M1 रख दो और U1 और U2 को इंटरचेंज कर दो, तो ये वैल्यू V2 की आ जाएगी। ठीक है भी? हाँ जी, समझ आ गई सभी को भी ये? So यस सर। this is how to find the velocities after collision। बाकी आपको ये फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है अभी। तो जब भी क्वेश्चन होगा तो आप जस्ट इक्वेशन लगाओ, मतलब E की इक्वेशन लगाओ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन लगाओ, उनको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है? इसमें अगर मान लो कोलिजन इलास्टिक है तब क्या होगा भी? इफ कोलिजन इज इलास्टिक, फिर E की वैल्यू 1 हो जाएगी। और E की वैल्यू अगर 1 पुट कर दें इन दोनों फार्मूलों में तो क्या फार्मूला बन जाएगा? तो V1 आ जाएगा M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1। और E को 1 पुट करोगे तो 2 हो जाएगा। 2M2U2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है भी? और ऐसे नीचे वाले में पुट कर दो, E को 1 पुट कर दोगे, ठीक है भी? तो फिर ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये वाले रिजल्ट आपको याद होने चाहिए भी, ये वाले इनका कई बार यूज आ जाता है डायरेक्ट। इलास्टिक कोलिजन का जो रिजल्ट है ये वैसे याद हो भी जाते हैं, यूज कर बार बार जब यूज करेंगे तो आपको वैसे याद हो जाएंगे ये। ठीक है? अच्छा, भी इसके अलावा अगर कोलिजन इलास्टिक है तो हम जो ये E वाली इक्वेशन है इसकी बजाय हम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी लगा सकते हैं अभी। ठीक है भी? इफ कोलिजन इज इलास्टिक, तो फिर इसको निकालने का एक मेथड और है भी। तो फिर जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन है उसकी बजाय हम एक तो लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली, यानी M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M1U1 प्लस M2U2। और दूसरी लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ देना एक दो लाइनों की। तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो ये भी लगा सकते हैं अभी, यानी फाइनल के इज इक्वल टू इनिशियल के। क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में फाइनल के और इनिशियल के दोनों सेम होती हैं अभी। तो फाइनल के हाफ M1V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2V2 स्क्वायर और इनिशियल हाफ M1U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2U2 स्क्वायर।
इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके भी आप ये वाला रिजल्ट निकाल सकते हो, इलास्टिक कोलिजन वाले। देखो ऐसे कर सकते हैं इसको भी हम, अगर ये M1U1 को उस तरफ ले जाएं और M2V2 को इस तरफ ले आए, तो इन दोनों में से M1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा V1 माइनस U1, और इन दोनों में से M2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा U2 माइनस V2। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ऐसे यहाँ पे भी करें, हाफ हाफ तो कट जाएगा भी दोनों तरफ, तो M1U1 स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ और M2V2 स्क्वायर को इस तरफ ले जाओ, और फिर यहाँ पे भी M1 कॉमन ले लो, और इन दोनों में से M2 कॉमन ले लो। और फिर यहाँ पे लगा दो भी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला फार्मूला, तो ये हो जाएगा M1 V1 माइनस U1 इंटू V1 प्लस U1, और यहाँ पे हो जाएगा ये U2 माइनस V2 इंटू U2 प्लस V2। और देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 ये कट जाएगा, भी दोनों सेम है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ से, तो यहाँ से V2 की वैल्यू आ जाएगी V1 प्लस U1 माइनस U2। अब ये V2 की वैल्यू रख दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट V2 इन इक्वेशन 1। हाँ जी ठीक है भी, तो V2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे और फिर सॉल्व करके V1 का रिजल्ट आ जाएगा जो हमने पहले निकाला था। तो यू विल गेट दीज रिजल्ट्स, और फिर ऐसे ही V2 निकाल सकते हो। अभी कर लोगे इसको, ठीक है भी। अच्छा भी, जो ये हमने E का फार्मूला लिखा था, E का V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, तो इसका मतलब क्या होता है और ये फार्मूला आया कहाँ से भी? इसको न्यूटन्स फार्मूला बोलते हैं भी, न्यूटन्स फार्मूला। तो ये फार्मूला आया कहाँ से, उसका बेसिक क्या है इस फार्मूले का? तो देखो बेसिकली ये जो E होता है ये रेशो होता है। देखो जैसे मान लो शुरू में M1 की वेलोसिटी U1, M2 की U2, आफ्टर कोलिजन V1 V2, तो शुरू में M1 की वेलोसिटी ज्यादा है M2 से, और बाद में M2 की ज्यादा होगी M1 से। तो बीच में एक इंस्टेंट ऐसा भी आया होगा भी जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई होगी कुछ से V। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी भी, अगर हमने इस वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस वेलोसिटी? तो जैसे मान लो ये शुरू में वेलोसिटी U1 U2, and final velocities are V1 V2।
तो बीच में एक इंस्टेंट ऐसा भी होगा भी जब दोनों की वेलोसिटी को सेम हो गई होगी, और ये वेलोसिटी हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकाल सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम तो हर समय ही कंजर्व होगा, यानी इनिशियल मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2, और इस इंस्टेंट पे जो मोमेंटम होगा वो हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू वी। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। या फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम ये जो बीच वाली पोजीशन है इसके बीच और फाइनल पोजीशन के बीच भी लगा सकते हैं, यानी दिस मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो फिर यहां से v की वैल्यू आएगी m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है भी। अब जो ये e है भी, ये e क्या होता है बेसिकली देखो, तो अगर हम एक इंटरवल ये वाला ले लें भी u1 u2 से v तक का, मतलब एक इंटरवल हम ये वाला ले लें, और एक इंटरवल ये वाला ले लें अगर, तो ड्यूरिंग दिस इंटरवल m1 m2 पे फोर्सेस लगे, इन पे इम्पल्स लगे, इनका मोमेंटम चेंज हुआ, एंड ड्यूरिंग दिस इंटरवल आल्सो m1 m2 पे फोर्सेस लगे, इनका मोमेंटम चेंज हुआ, इम्पल्स लगा इनके ऊपर। तो मान लो अगर ये इंटरवल, ये फर्स्ट इंटरवल है मान लो, और ये सेकंड इंटरवल है, तो बेसिकली ई होता है भी रेशियो ऑफ इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम भी कह सकते हैं, तो चेंज इन मोमेंटम बोल देते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ कोई भी बॉडी m1 या m2 कोई भी ले लो, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ m1 और m2 इन सेकंड इंटरवल अपॉन चेंज इन मोमेंटम ऑफ m1 और m2 इन फर्स्ट इंटरवल। यानी जब दोनों की वेलोसिटी सेम थी, उस समय के बाद कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ, और उस समय से पहले कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ, उनका जो रेशियो होता है दैट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो जैसे अगर हम m1 को ले लें भी, m1 को, तो m1 का यहाँ पे मोमेंटम है m1 इंटू वी, और यहाँ पे मोमेंटम है m1 इंटू वी1। ठीक है भी। अभी m1 का यहाँ पे कितना मोमेंटम है m1 इंटू वी, और यहाँ कितना है अभी m1 इंटू वी1, तो कितना चेंज हुआ मोमेंटम, तो मोमेंटम चेंज हुआ m1 v1 माइनस m1 v, यानी दिस मोमेंटम माइनस दिस मोमेंटम। ठीक है भी।
So this is change in momentum of m1 in second interval upon change in momentum of m1 in first interval. तो जो फर्स्ट इंटरवल है उसमें इनिशियल मोमेंटम था m1u1 और फाइनल m1 इंटू बी, तो कितना चेंज हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल। अब यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दोगे, ऊपर में v की वैल्यू ये वाली पुट करना और नीचे में v की वैल्यू ये वाली पुट करना, और फिर इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। जरा चेक करो भी इसको। अब ठीक है भी, आप चाहो तो m1 की जगह पे m2 भी ले सकते हो, यानी m2 का चेंज इन मोमेंटम इन सेकेंड इंटरवल अपॉन m2 का चेंज इन मोमेंटम इन फर्स्ट इंटरवल, ठीक है भी, तो उससे भी रिजल्ट आ जाएगा ये। सो दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। यानी जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई थी उस समय तक कितना इंपल्स लगा और उसके बाद कितना इंपल्स लगा, उनका रेशियो है बेसिकली ये, ठीक है। इसके बाद भी इसमें कुछ स्पेशल केसेस ले लेते हैं अभी हम, स्पेशल केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। तो ये हमारे रिजल्ट थे भी इलास्टिक कोलिजन के। कॉपी नहीं हो रहा, चलो। हाँ जी, स्पेशल केसेस फॉर इलास्टिक कोलिजन। तो अभी V1 और V2 के हमारे ये रिजल्ट आए थे इलास्टिक कोलिजन के लिए। V1 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, और V2 का रिजल्ट आया था m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2 m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है भी। तो फर्स्ट केस है भी, मतलब कोलिजन इलास्टिक है। मान लो अगर दोनों के मासेज इक्वल हैं, इफ m1 इक्वल टू m2, मतलब m1 मतलब दोनों के मास अगर मान लो mm के बराबर हैं, ये जा रही है स्पीड u1 से, ये स्पीड u2 से, आफ्टर कोलिजन स्पीड v1 v2 हो गई। तो अगर m1 इक्वल टू m2 है भी, तो ये तो कट के जीरो हो जाएगा और ये भी कट के जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या रिजल्ट आएगा? तो यहाँ पे m1 m2 को mm के बराबर रख दो,
तो यहाँ भी 2m, नीचे भी 2m, 2m से 2m कट जाएगा, तो v1 u2 के बराबर आ जाएगा, और v2 u1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है भी। तो v1 becomes equal to u2 and v2 becomes equal to u1, यानी जो वेलोसिटी पहले a की थी वो बाद में b की हो जाएगी, और जो वेलोसिटी पहले b की थी वो बाद में a की हो जाएगी। मीन्स वेलोसिटीज आर इंटरचेंज्ड, velocities are interchanged। तो वेलोसिटी आपस में बदल जाएगी। ठीक है भी। अंडर व्हाट कंडीशन? व्हेन कोलिजन इज इलास्टिक और दोनों का मास सेम हो। ठीक है भी। और अगर मान लो जैसे बी अगर रेस्ट पे है, मान लो ए इस तरफ से आ रहा है किसी स्पीड यू से, और बी रेस्ट पे है, तो टकराने के बाद ए खुद रेस्ट पे आ जाएगा, एंड बी विल स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी यू, और बी की वेलोसिटी यू हो जाएगी। मतलब बी अगर रेस्ट पे है इसका मतलब u2 जीरो होगा, u2 अगर जीरो है तो फिर v1 जीरो हो जाएगा। ठीक है भी। यानी वेलोसिटीज आर इंटरचेंज, यानी अगर बी पहले रेस्ट पे है तो कोलिजन के बाद फिर ए रेस्ट पे आ जाएगा और ए की वेलोसिटी बी में आ जाएगी, तो बेसिकली ये होगा। ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट केस। इसके बाद सेकंड केस है भी, मान लो अगर m2 रेस्ट पे है यानी u2 जीरो है, और m1 काफी बड़ा है m2 से। जैसे मान लो m1 काफी बड़ा है, यानी ऑब्जेक्ट ए काफी बड़ा है, और वेलोसिटी u1 से आ रहा है, और m2 काफी छोटा है, और मान लो ए और बी में कोलिजन हो जाता है अभी। आफ्टर कोलिजन मान लो ए की वेलोसिटी v1 और बी की वेलोसिटी v2, तो क्या क्या वेलोसिटी होंगी इनकी भी आफ्टर कोलिजन। ठीक है भी। तो फिर इसके लिए देखो भी m1 काफी बड़ा है m2 से, और u2 जीरो है भी। ठीक है, मतलब बी रेस्ट पे है तो u2 जीरो हो गया। तो u2 अगर जीरो है भाई तो फिर ये वाली टर्म तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगी, ये वाली टर्म। और m1 काफी बड़ा है m2 से, सो वी कैन नेग्लेक्ट m2 इन कंपैरिजन टू m1। तो फिर यहाँ पे m1 से m1 कट जाएगा, तो v1 की वैल्यू आ जाएगी u1 के बराबर, तो v1 आ जाएगा u1, और यहाँ पे m1 से m1 कट जाएगा, तो v2 आ जाएगा 2u1 के बराबर। ठीक है भी। तो ये रिजल्ट आएगा भी, यानी जो ऑब्जेक्ट ए है उसकी वेलोसिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी तो वेलोसिटी जो पहले थी वही बाद में होगी, यानी v1 इक्वल टू u1। लेकिन जो ऑब्जेक्ट बी है उसकी स्पीड u1 से डबल हो जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल लें अगर हम, मान लो जैसे मान लो ये कोई ट्रक है और ये कोई मक्खी है, जैसे मान लो बी है कोई, मान लो, तो ट्रक अगर मक्खी से टकरा जाएगा भी तो ट्रक की वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा?
ठीक है भी। तो ट्रक को तो पता भी नहीं चलेगा कि कोलिजन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ट्रक विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम वेलोसिटी v1 इक्वल टू u1, और जो मक्खी है अभी उसकी स्पीड ट्रक से डबल हो जाएगी, यानी v2 इक्वल टू 2u1। लेकिन ये तभी होगा जब कोलिजन इलास्टिक होगा। ठीक है, ये तभी होगा जब कोलिजन इलास्टिक होगा, बट प्रैक्टिकली कोई भी कोलिजन इलास्टिक नहीं होता। ठीक है, तो ये सेकंड केस हो गया अभी। हाँ, ये समझ आ गई सभी को? इसमें कोई डाउट किसी को? या मक्खी की जगह कोई आप बॉल ले लो, जैसे कोई रबड़ की बॉल ले लो भी। ठीक है, फिर थर्ड केस है भी, अगेन u2 जीरो है, बट इस केस में अब m2 काफी बड़ा है m1 से। मतलब m2 काफी बड़ा है m1 से, यानी m1 अब छोटा है, स्पीड u1 से आ रहा है, और m1 का m2 काफी बड़ा है और रेस्ट पे है। इनमें कोलिजन हो जाता है अभी। आफ्टर कोलिजन मान लो m1 की वेलोसिटी v1 और m2 की v2। ठीक है, अब मान लो ये बॉल है भी और ये ट्रक खड़ा हुआ है रास्ते में। हमने जोर से बॉल को दे के मारा ट्रक के ऊपर, तो आफ्टर कोलिजन देखते हैं भी किसकी वेलोसिटी क्या होगी। अगेन u2 जीरो है भी, तो अगेन u2 जीरो है, तो ये वाला फैक्टर तो अभी भी जीरो हो जाएंगे। और अब यहाँ पे क्या है अभी, m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1, यानी m1 को इग्नोर कर दो, तो m1 को इग्नोर कर दो अभी। हाँ जी, वो फोन आया ना अभी, तो फोन आने से कनेक्शन टूट जाता है। हाँ जी, तो चलो करते हैं स्टार्ट। अजय नाउ नेग्लेक्ट m1 इन कंपैरिजन टू m2, तो फिर ये तो जीरो, ये भी जीरो ही हो जाएगा भी ऑलमोस्ट। m1 काफी कम है m2 से, तो m1 को जीरो ही मान लो, तो ये सारा जीरो हो जाएगा, यानी v2 जीरो हो जाएगा, और फिर m2 से m2 कट जाएगा, और या माइनस बचेगा, तो v1 हो जाएगा माइनस u1, और v2 जीरो हो जाएगा। तो v2 माइनस u1 का मतलब क्या हुआ? तो v1 नेगेटिव आ रहा है अभी, v1 इज माइनस u1, नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव का मतलब है कि बॉल m1 की वेलोसिटी बेसिकली इस तरफ होगी, नेगेटिव आने का मतलब ये हुआ, यानी सेम स्पीड से रिबाउंड करेगी पीछे की तरफ, और ट्रक की वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो रहेगी भी आफ्टर कोलिजन। तो दैट इज ऑब्वियस, जैसे अगर हम किसी ट्रक के ऊपर, कोई ट्रक खड़ा हुआ है, हम उस पर बॉल दे के मारे, तो ट्रक को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा भी, वो तो वहीं खड़ा ही रहेगा, और जो बॉल है वो वापस रिबाउंड होके आएगी हमारे पास। एंड इफ कोलिजन इज इलास्टिक, तो बॉल सेम स्पीड से रिबाउंड होके हमारे पास आएगी। ठीक है भी, सो दिस इज थर्ड केस। हाँ जी, समझ आ गई भी है सभी? हाँ जी, कोई डाउट भी किसी को इसमें? नो सर। ठीक है।
अच्छा, फिर एक स्पेशल केस लेते हैं हम परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का। द स्पेशल केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। मान लो भी जैसे एक बॉडी है मास m1 की, जो स्पीड u1 से जा रही है, u से जा रही है मान लो, और ये सेकंड बॉडी रेस्ट पे है, ये इससे टकरा जाती है, एंड कोलिजन इज परफेक्टली इन इलास्टिक। तो आफ्टर कोलिजन फिर दोनों सेम स्पीड से चलेंगी, दोनों की स्पीड सेम होगी v, और इसमें के का लॉस होगा भी। तो व्हाट इज द लॉस इन के, ये हमने निकालना है। फाइंड द लॉस इन के। तो देखो भी, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दें, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो उससे वेलोसिटी v आ जाएगी, यानी फाइनल मोमेंटम m1 प्लस m2 इंटू v इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम दैट इज m1 इंटू u। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी m1u अपॉन m1 प्लस m2, और फिर जो लॉस इन के होगा भी, तो लॉस होगा इनिशियल माइनस फाइनल, मतलब इनिशियल के माइनस फाइनल के। तो इनिशियल के होगी हाफ m1u स्क्वायर, और फाइनल के होगी हाफ m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर। अब ये v की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगी, तो v की वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा v m1 स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो भी एक m1 प्लस m2 कट जाएगा, और हाफ m1u स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा m1 अपॉन m1 प्लस m2। और अब इसको सिंप्लीफाई करके ये रिजल्ट आ जाएगा हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u स्क्वायर। और ये जो क्वांटिटी होती है भी m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसको मान लेते हैं म्यू, and this quantity is known as reduced mass। तो फिर ये रिजल्ट आ जाएगा फाइनली हाफ म्यू इंटू यू स्क्वायर। सो दैट इज लॉस इन के।
तो सिंपल रिजल्ट है भी वेरी इजी टू रिमेंबर, हाफ म्यू यू स्क्वायर where mu is known as reduced mass m1 m2 upon m1 plus m2। ठीक है भी। तो अभी यहां तक कोई डाउट किसी को भी? नो सर। तो अभी हमारी ये वन डायमेंशन की थ्योरी कंप्लीट हो गई है, कोलिजन इन वन डायमेंशन की। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं अभी। तो दिस इज असाइनमेंट ऑन पेज नंबर 14। तो जरा कुछ ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा भी, शुरू के 2-4 क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएगा भी, सिंपल है। 6 kg मास की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, इसको u1 मान लो। 4 kg मास की वेलोसिटी u2, ये 1 के बराबर है। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ 4 kg मास इज 2 मीटर पर सेकंड। तो भी 4 kg मास की वेलोसिटी होगी, ये v2 हो जाएगी, और 6 kg मास की v1 मान लो। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टू फाइंड v1, यानी 6v1 प्लस 4v2 इक्वल टू 6u1 प्लस 4u2। तो ऐसे v1 आएगा 8/6, यानी 4/3, और फिर e की वैल्यू आ जाएगी भी v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो 2/3 आ जाएगा भी, ठीक है। तो e की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अभी समझ आ गई भी है। और e की वैल्यू 1 से कम आ रही है, तो दिस इज इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है भी। इसके बाद भी सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन, a stationary U-238 nucleus emits an alpha particle। तो जैसे कोई न्यूक्लियस है भी, ये यूरेनियम का न्यूक्लियस है ये, इसका मास नंबर है 238। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो 238 हैं। और अगर एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास हम m मान लें, तो लगभग सेम ही होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास। तो फिर इसका टोटल मास हो जाएगा 238 m। और ये अभी रेस्ट पे है, स्टेशनरी है। सो दिस इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल। तो मान लो इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है भी। तो अल्फा पार्टिकल होता है बेसिकली जिसके अंदर 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स होते हैं। तो फिर इसका मास हो जाएगा 4m। सो दिस इज अल्फा पार्टिकल। और ये निकलता कितनी स्पीड से? 1.5 इंटू 10⁻⁷ की स्पीड से निकलता है ये। तो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ रेजिडुअल न्यूक्लियस।
तो फिर जो पीछे न्यूक्लियस बचेगा भी वो पीछे की तरफ रिकॉइल करेगा। इसका मास बचेगा 234 m। 238 में से 4 m तो बाहर निकल गया, कितना बचा? 234 m, जो पीछे की तरफ रिकॉइल करेगा स्पीड v2 से। तो फिर हमने v2 की वैल्यू बतानी है अभी क्या होगी। अभी कैसे निकालोगे इसको? हाँ जी, एनी आइडिया भी? तो इसमें भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल हो जाएगा 4m इंटू v1, और इसका हो जाएगा 234m इंटू v2। ये नेगेटिव आएगा क्योंकि पीछे की तरफ है, और इनिशियल 0 था भी, रेस्ट पे था ये। ठीक है, क्योंकि जो ये इसमें से अल्फा पार्टिकल बाहर निकला है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से निकला है। तो न्यूक्लियस में कुछ इंटरनल फोर्सेस आए होंगे जिनकी वजह से ये अल्फा पार्टिकल इससे बाहर निकला, यानी बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा। तो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अब यहाँ से फिर अपने v2 की वैल्यू आ जाएगी। तो v2 आ जाएगा 4/34, 234 इंटू v1। और v1 की वैल्यू आपको पता है भी, यहाँ पुट करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ v2। ठीक है भी? क्वेश्चन नंबर 3 तो सिंपल, आपस में कपल हो गए तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दोगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी जरा भी। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो जरा भी। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन क्या है। A ball of mass 0.1 kg, तक ये बॉल है भी, मास m की वैल्यू है 0.1 kg, makes an elastic head-on collision with a ball of unknown mass that is initially at rest। तो मान लो ये बॉल किसी स्पीड u से आ रही, u1 से आ रही है, और ये दूसरी बॉल के साथ कोलाइड करती है। इसका मास m1 मान लो, m1 इज 0.1 kg। सेकेंड बॉल का मास कुछ m2 हमें दिया नहीं हुआ, कितना मास है, अननोन मास है भी, तो इसका मास m2 मान लिया, और ये रेस्ट पे है। तो फर्स्ट बॉल टकराती है सेकंड से, और टकराने के बाद जो 0.1 kg बॉल है भी वो रिबाउंड करती है विद 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, यानी इसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ हो जाती है आफ्टर कोलिजन, और इसकी वैल्यू हो जाती है u1/3। और सेकंड बॉल की वेलोसिटी v2 मान लो कुछ आफ्टर कोलिजन। तो व्हाट इज द मास ऑफ अदर बॉल? तो उन्हें m2 की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, एंड गिवन दैट कोलिजन इज इलास्टिक। ठीक है भी, इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है, और तो फिर हमने v2 की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, सॉरी m2 की वैल्यू बतानी है, m2 की। तो ट्राई करो जरा इसको भी। देखो इलास्टिक कोलिजन वाला क्या फार्मूला था v1 का भी, अगर वो लगाएं फार्मूला, तो v1 का फार्मूला था m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये फार्मूला लगाओ जरा भी,
इससे आ जाएगा, देखो इसमें U2 तो 0 है अभी, तो ये फैक्टर तो 0 हो जाएगा सारा। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो जैसे, तो V1 की क्या वैल्यू पुट करोगे अभी? हाँ जी, तो V1 दे रखा है U1/3, बट V1 नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, अभी उल्टी तरफ हो गया, तो फिर V1 की वैल्यू पुट करोगे -U1/3। तो U1 से U1 कैंसिल, तो इसको सॉल्व कर लो भी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो M2 डबल आ जाएगा अभी M1 का, यानी 0.2 kg। ठीक है भी। हाँ जी, समझ आ गई भी। यस सर। हम्म तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सिंपल है, आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे हमने ये किया था अल्फा पार्टिकल वाला, तो कुछ वैसे हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7, ये सारे सिंपल क्वेश्चन है अभी। इसमें आप 10th और 11th छोड़ देना, ये 2 डायमेंशन के हैं, 10th और 11th। तो 9 तक आप कर सकते हो। तो चलो 8th वाला और कर लेते हैं अभी। अजी, a moving particle of mass m collides a stationary particle of mass 2m। तो एक पार्टिकल है मास m का, जो मान लो स्पीड u1 से जा रहा है, और ये स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 2m से कोलाइड करता है। शो दैट द कोलाइडिंग पार्टिकल विल लूज 8/9 of its initial energy आफ्टर कोलिजन। एज्यूम इलास्टिक कोलिजन। तो मान लो भी आफ्टर कोलिजन m की वेलोसिटी v1 हो गई और 2m की v2 हो गई। तो हमने क्या प्रूव करना है कि जो कोलाइडिंग पार्टिकल है, यानी जो m वाला मास है, वो अपनी 8/9 एनर्जी लूज कर देगा आफ्टर कोलिजन, यानी जो एनर्जी बचेगी इसकी, वो बचेगी 1/9। तो हमने क्या प्रूव करना है कि के फाइनल ऑफ m1, के फाइनल ऑफ m1 मतलब m इज 1/9 ऑफ के इनिशियल। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। मतलब 8/9 वो लूज कर देगा, तो बचेगी कितनी? तो बचेगी 1/9, ठीक है। तो फिर इसके जो फाइनल के ही है, यानी हाफ m v1 square, that is 1/9 of its initial ke, that is half m u1 square। तो यहाँ से v1 आ जाएगा u1/3। तो एक तरह से हमने ये प्रूव करना है अभी, ये तो हो जाएगा भी इजीली। अगेन अप्लाई दिस सेम फार्मूला ऑफ v1। u2 यहाँ पे भी 0 है, तो 0 हो जाएगा। तो व्हाट इज v1?
तो V1 इज M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1। तो अभी M1 की वैल्यू M में, M2 की वैल्यू 2M, तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस U1 अपॉन 3। तो ठीक है, भी हो गया प्रूफ। माइनस का मतलब ये है कि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, बट मैग्नीट्यूड तो U1 अपॉन 3 होगा। ठीक है जी। तो अभी आप इसके आप 9 तक कर लेना इसके ट्राई, और उसके बाद फिर ये कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के कर लेना। ऑब्जेक्टिव आप ट्राई कर सकते हो अभी। ये 17 तक कर लेना अभी इसको, ठीक है। 16 17 तक कर लेना इसके ऑब्जेक्टिव। बाकी बीच बीच में से भी कुछ कर सकते हो, जैसे 28 वाला ट्राई कर सकते हो। ट्वेंटी सिक्स भी कर सकते हो, 26 27 25 29 ये भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है अभी फिर।